मम्मी, आज भाई की सुहाग रात है। अब भाई पूरे के पूरे उस मनहूस लड़की के हो जाएंगे। आप भूल जाएं अब भाई को। अब वह सिर्फ अपनी पत्नी के होकर रहेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरा इकलौता बेटा है। भले भले मैंने उसकी शादी कर दी है, लेकिन मैं उसे अपनी मुट्ठी से निकलने नहीं दूंगी। अब तक वह मेरी बात मानता आया है, आगे भी मेरी ही बात मानेगा। चारों बहनें और मालतिया जी के दिल पर सांप लौट रहे थे कि आज वह कुछ घंटे की आई हुई अनजान लड़की पर अपनी मोहब्बतें लुटा रहा होगा। यह बात घर में ना तो विजय की माँ को पसंद थी, न विजय की बहनों को। वह विजय पर सिर्फ अपना हक समझते थे। शादी तो उन्होंने विजय की मजबूर करने पर कर दी थी। वह तो यह भी नहीं चाहती थी कि विजय की शादी हो। चार बहनों का इकलौता भाई था। विजय अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसके कमाने से ही घर में पैसे की रेल पेल थी, और विजय के पैसे पर तीनों शादीशुदा बहनें और एक कुंवारी बहन, जो सबसे छोटी पूनम, और उसकी माँ मालतिया ऐश कर रही थी। वह कैसे बर्दाश्त कर लेती है कि एक पराई लड़की आकर अब इस घर पर और विजय की कमाई पर कब्जा जमा ले। विजय ने सिया को कहीं देखा और पसंद कर लिया था, और माँ से कहकर अपना रिश्ता भिजवा दिया। सिया एक गरीब घराने से संबंध रखती थी, लेकिन खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा ले, और विजय भी उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। फिर सिया के घर वालों के लिए विजय का रिश्ता किसी चमत्कार से कम नहीं था। आनंद फानन में शादी हो गई, और आज विजय और सिया की शादी की पहली रात थी। और यहाँ मालतिया और उसकी बेटियों के दिल पर सांप लौट रहे थे। और अभी विजय को गए 1 घंटा ही हुआ था कि मालतिया जी ने हाय हाय करना शुरू कर दिया। माँ की चीख पुकार सुनकर विजय कमरे से भागा भागा आया था। क्या हुआ माँ, क्या हो गया भैया? माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। शायद उनका बीपी हाई हो गया है, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। वो हड़बड़ाहट में अपना फोन लेने के लिए कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि मालतिया ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं विजय, तू मेरे पास ही बैठ जा। मेरे दिल को तसल्ली रहेगी, मैंने दवा खा ली है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। विजय अपनी माँ के सर को सहला हुए उनके पास ही बैठ गया, जबकि अंदर कमरे में बैठी सिया विजय का इंतजार करते करते न जाने कब सो गई थी। और विजय पूरी रात अपनी माँ के साथ बैठा रहा, और जैसा कि मालतिया और उसकी बेटियों ने प्लान बनाया था, उन्होंने सिया की शादी की पहली रात से ही उसे सताना शुरू कर दिया था। खैर, विजय और सिया को अलग तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह दोनों पति पत्नी थे। अगले दिन विजय ने सिया से माफी मांगते हुए उसे उसके हिस्से का प्यार दिया था, और सिया विजय का प्यार पाकर निहाल हो उठी थी। लेकिन यह खुशी उसकी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी थी। विजय कानों का कच्चा था, माँ बहनों की बातों में जल्दी आ जाता था, और माँ बहनों के भड़काने पर सिया पर गुस्सा करने लगता। लेकिन सिया बहुत खामोश और सीधी सादी तबीयत की मालिक थी, और चुपचाप विजय का गुस्सा सहती रहती। उसे पता था विजय उससे प्यार भी बहुत करता है, बस कभी कभी माँ और बहनों के भड़काने पर गुस्से में आ जाता था। आज भी वह सुबह से उठी हुई थी और घर के कामों में लगी हुई थी। उसकी शादी को 3 महीने हो चुके थे, और उसने पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। सिया भोली थी, मासूम थी। उसे जमाने की चाल बाजियां नहीं आती थी। अपनी सास और ननद के दिल में छुपे जहर को वह पहचान नहीं पाई थी। उसकी सास और नंदे मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रही थी। उसे विजय की जिंदगी से निकाल चाहती थी, इसलिए हर वक्त विजय के कान भरती रहती, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती। और सिया अब भी बेखबर अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था अभी थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। मालतिया की बेटियां आकर अपनी भाभी सिया से सारा सारा दिन काम करवाती, तो नूतन जी अपनी पत्नी मालतिया से कहते, बेटियों को बोलो अपने घर रहा करें और बहू पर कामों का बोझ न डाला करें। ये सुनकर मालतिया अपनी बहू को एकदम मारने लगी और बोली, खबरदार, मेरे पति को पीटते देख। नूतन जी आगे बढ़े और मालतिया को पीछे खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ दे रखा। मां को पीटते देख तीनों बेटियां आग बबूला हो गई। जब सिया का पति विजय घर में दाखिल हुआ, तो बेटियों ने भाई को बताया कि तुम्हारी पत्नी के साथ पापा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो माँ ने देख लिया और उन्होंने माँ को ही पीट डाला। विजय ने उसी वक्त धक्के देकर अपनी बीवी और अपने बाप को घर से निकाल दिया। माँ और बेटियां खुशी के मारे जश्न मनाने लगी।
लेकिन तभी उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब विजय ने आगे बढ़कर अपनी भाभी ओ भाभी कितनी देर से आवाज लगा रही हूं, कहाँ हो, विजय की बड़ी बहन ने सिया को आवाज लगाई, जो किचन में आटा गूंद रही थी। आटे से सने हाथ लेकर वह कमरे में आई, जहां उसकी बड़ी ननद फोन पर बात कर रही थी। अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रखा था। भाभी, देखिए ना, मेरे बेटे ने डायपर खराब कर लिया है। मायके, प्लीज इसका डायपर चेंज कर दे। मैंने हाथों में अभी नेल पेंट लगाई है, खराब हो जाएगी अपनी बात, कहकर सिया की नंद फिर से फोन पर लग चुकी थी, जबकि सिया ने एक बेबस निगाह अपने आटे वाले हाथों पर डाली। किचन में सारा काम बिखरा पड़ा था। आज शाम छोटी ननद के रिश्ते वालों ने आना था। सिया की सास मालतिया ने पहले से ही उसे 10 डिशेस के नाम बता दिए थे जो उसे पकानी थी, और अब किचन से बुलाकर उसे अपने बच्चों के डायपर चेंज करने का कहा जा रहा था। ठंडी सांस लेते हुए सिया ने अपने हाथ धोए और बच्चे का डायपर चेंज कर दिया। बहन के रिश्ते वाले आज देखने आ रहे थे, मगर सिया की यह बड़ी ननद हफ्ता भर पहले से ही माँ के घर आकर बैठी हुई थी। बाकी 3 छोटी नंदों ने अलग जीना हराम। कभी वह सिया को आवाज देती, भाभी हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, तो कभी कहती, हमारे सर में तेल लगा दो। घर के कामों नंदों के कामों में सिया घन चक्कर बनी हुई थी। 25 लोगों की दावत थी। सिया ने बड़ा सा पतीला चूल्हे पर सब्जी बनाने के लिए चढ़ा रखा था। तभी छोटी ननद पूनम की आवाज आई, सिया भाभी, कब से आपको बुला रही हूं। आपको जरा भी एहसास है? आज मेरे रिश्ते वाले आने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने मेरा फेशियल करना है, लेकिन आपके तो नखरे ही खत्म नहीं होते भाभी। जानबूझकर मेरा फेशियल नहीं कर रही ताकि लड़के वालों को मैं पसंद ना आऊं और यहीं भाई के घर पर बैठी रह जाऊं। छोटी ननद रो हंसी होते हुए कहने लगी। मालतिया, जो लॉज में बड़ी सी स्क्रीन पर मूवी देख रही थी, एकदम भड़क कर बोली, ये कल मही तो चाहती ही यही है कि सिर्फ यही पति के दिल पर राज करे, बाकी मेरी बेटियां तो बर्बाद होकर रह जाएं। निकल किचन से वैसे घुसी हुई है, 2 लोगों का खाना बनाना था, अब तक वही नहीं बना है इसे। मालतिया ने पलटकर बहू को झाड़ लगाई। सिया की कमर दुख रही थी। खुद वह 2 माह की प्रेग्नेंट थी। उसकी अपनी हालत बुरी हो रही थी। आंखों में उमड़ती आंसुओं को रोका और चूल्हा बंद करके कमरे में चली आई। छोटी ननद सिया से अपना फेशियल करवाने लगी। हाथों, पैरों और चेहरे की हर तरह से रगड़ा करवाने के बाद 2 घंटे में उसने सिया को जाने की इजाजत दी थी। सिया बेचारी कमरे से निकली तो सामने खड़ी मालतिया उसे कड़े तेवरों से घूर रही थी। किचन का काम कौन देखेगा? मेहमान आने वाले हैं। शाम सर पर खड़ी है और तुझे अभी तक इतनी फुर्सत नहीं मिली कि एक सब्जी ही बना ले, सिर्फ इसीलिए ना कि मेरी नाक कट जाए आने वाले मेहमानों के सामने और वो रिश्ते से इनकार करके चले जाएं। मालतिया ने कड़क शब्दों में कहा तो सिया बेचारी रोने वाली हो गई थी। मम्मी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपने टाइम से काम कर रही थी, सुबह से ही किचन में लगी हुई हूं, लेकिन आपने ही तो कहा था छोटी का फेशियल कर दो, इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। अभी बना देती हूँ खाना। मरी मरी आवाज में कहती सिया किचन में जाने लगी और तभी अंदर से दूसरी वाली ननद बाहर निकली। उसके पीछे उसके 2 बच्चे रोते हुए बाहर आए थे। मम्मी देखी ना, छोटू ने अपने कपड़ों पर दाग लगा लिया है। मैंने सिया से इत्री करवा कर बाहर रखे थे। इसने खेल खेल में उठाकर उसके ऊपर चॉकलेट से लगे गंदे हाथ लगा दिए। अब मैं क्या करूं? इसके बाकी कपड़े भी इधर नहीं है। किचन में जाती हुई सिया के कान खड़े हो गए। उसने एकदम पलटकर देखा और दूसरी ननद उसे ही देख रही थी। सिया को पता था अभी कपड़े धोने का काम भी उसी के सर पर पड़ेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मालतिया ने बेटी के हाथ से बच्चे की शर्ट ली और सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पका लेना, सब्जी रोटी बनाने में कौन सा वक्त लगता है बच्चा। रात को पहने का क्या इसकी माँ बेचारी परेशान हो रही है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक वो एक लम्हे के लिए भी न बैठी थी। मालती और उसकी बेटियां उसे बैठने ही नहीं दे रही थीं। एक के बाद एक काम उसके सर पर डाले जा रही थी। सिया जानती थी रात मेहमानों के आने से पहले ही विजय आ जाएगा और उसने आते ही पूछना था मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम हुआ या नहीं, और अगर टाइम से सब कुछ तैयार ना होता तो फिर मालतिया ने सारा मलबा सिया के सर पर ही डाल देना था
किसने सुबह से लापरवाही की और खाना नहीं बनाया? सिया ने सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा। 6 बजे थे। मेहमानों को 7 बजे तक आ जाना था और किचन का सारा काम अभी वैसे का वैसा ही पड़ा था। सिया ने हिम्मत करते हुए कहा, आप इनसे कहे ये खुद ही धोकर तार पर डाल दे। मैंने खाना बनाना है, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। सिया ने बोलने की हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन अपनी मुसीबत को दावत दे डाली। मालतिया तो एकदम गुस्से में आ गई थी। मालतिया की बेटियां भी गुस्से से सिया को घूरने लगीं, जैसे अभी उसे खा जाएंगी। मालतिया उसे बातें सुनाने लगी। सास को जवाब देगी, बेहया लड़की, इतना पकाने पकाने की रट क्या लगा रखी है? सुबह से कहीं तेरा तो कोई चक्कर नहीं आने वाले मेहमानों के साथ, बता मुझे कल मुंह ही। जबकि सिया अफसोस और दुख से अपनी सांस की चलती जबान देख रही थी। जब भी अचानक कमरे से नूतन जी बाहर निकले, उनके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी को सख्त ना पसंदीदा नजरों से देखा। वह सिया के ससुर थे और उन्हें सिया पर होने वाले जुल्मों के बारे में सब कुछ पता था। अरे मालतिया, ये क्या पागलपन है? हद होती है। इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? जाहिल औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर लड़ाई की जा रही हो। मैं सुबह से देख रहा हूं, तुम लोगों ने इस मासूम को घनछक्कर बनाया हुआ है। कभी इसे किचन के काम करवाती हो, कभी सफाई सुताई करवाती हो। ये काम तो चलो ठीक है, मगर अपनी बेटियों को कहो कि वे अपने काम तो खुद कर ले। उनके काम भी वही मासूम कर रही है। इसकी हालत तो देखो, इसका रंग एकदम सफेद पड़ रहा है। नूतन जी ने सख्त सख्त शब्दों में कहा। मालतिया आंखें फाड़े उनकी तरफ देखने लगी। हाय नूतन जी, क्या हो गया है आपको? बहू का दर्द महसूस हो रहा है और अपनी बेटियां नजर नहीं आती। कहाँ जाए? ये मासूम एक माँ का ही तो घर है, जहाँ यह कभी कभार आ जाती हैं। अब क्या इन्हें धक्के देकर घर से निकाल दूं? क्योंकि यहाँ तुम्हारी बहू का राज है। मालतिया की बात पर नूतन साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार टेबल पर पटका और बोले, कभी कभार नहीं आती, हर दूसरे रोज आ जाती है और आकर अपने खाने पीने, कपड़े धोने, इस्त्री करने, यहाँ तक कि बच्चों के मुंह धुलवा तक के सारे काम सिया करती है। भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेटियों से कहो अपने घर रहे, अपना घर संभाले। ये घर सिया का है, तुम्हारी बेटियों का नहीं। नूतन जी शक्ति से कहते हुए दोबारा अपने कमरे में चले गए। मालतिया का तो रंग ही उड़ गया था। उन्हें अपने पति की बहू की तरफदारी करना एक आंख न भाया। अंदर से सिया की नंदे भी माँ के आसपास आकर इकट्ठी हो गई और अब कड़े तेवरों से सिया को घूर रही थी। किचन के दरवाजे के बीच में खड़ी सिया की जान पर अपनाई थी। उसे पता था नूतन जी की तरफदारी उसके गले की हड्डी बनने वाली है, मगर इससे पहले ही मालतिया सिया को कुछ और कहती। उन्हें दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ विजय नजर आ गया। खा जाने वाली निगाहों से मालतिया ने सिया को देखा और खामोशी से बेटियों को लेकर अंदर पलट गई। सिया भी खामोशी से किचन में चली गई। न जाने पूरे दिन की थकावट का असर था या इस बात की परेशानी कि मालतिया उसके साथ क्या सलूक करेगी। सिया के बने हुए तमाम खानों में कमी रह गई, रोटियां कच्ची रह गई, सब्जी में नमक तेज हो गया, बिरयानी के चावल थोड़े नरम हो गए। मेहमान आए तो अंदर से किलो के हिसाब से मैं मेकअप थोप कर सिया की छोटी ननद पूनम बाहर आई थी। आने वाले मेहमान सिया से बढ़कर प्यारे थे। सारा काम सिया ने किया था, लेकिन सिया को पीछे करके वह मेहमानों की वाहवाही लूटने के चक्कर में थे, जबकि सिया का थकान के मारे बुरा हाल था। उसे लग रहा था अभी अपने कमरे में जाए और बस सो जाए। सिया की छोटी नंद पूनम साथ बैठी रही। कुछ वो मुंह फटती और बदतमीज भी थी। अपने आप के आगे वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी और उसका यह अंदाज आने वाले मेहमानों को हो चुका था, क्योंकि वह सब मेहमानों के बीच तड़ हर सवाल का जवाब दी जा रही थी। मगर रिश्ता लेकर आने वाले लोग भी कुछ तेज मिजाज के कम नहीं थे। उन्हें पूनम पसंद न आई। सोने पर सुहागा तब हुआ जब सिया ने उन सबके सामने खाना रखा। खाना देखकर तो उनके माथे पर बल ही पड़ गए थे। सारे ही मेहमान लगभग बगैर खाना खाकर उठकर जाने लगे। सिया के हाथ पांव कांप उठे थे। मालतिया जी खड़े तेवरों के साथ उसे घो रही थी। उसे पता था मेहमानों के जाते ही उसकी शामत आने वाली मेहमानों के जाने से पहले मालतिया ने उनके साथ आने वाली एक औरत से प्यार भरे शब्दों में पूछा, तो फिर हम आपकी तरफ से हाँ समझे कब आ रहे हैं? आप मंगनी की रस्म करने के लिए मालतिया की बात पर
आने वाली औरत ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोली, अरे नहीं बहन, हमें तो माफ ही करो। जिस कदर लंबी और तेज जबान तुम्हारी लड़की की है, हमने उसे घर लाकर खुद घर के बाहर नहीं होना। और अपने घर में सलीका तरीका तो देखो, खाने में जरा भी स्वाद नहीं था। इस कदर गंदा खाना था कि दिल खराब हो गया। हमारा तो मन घबरा रहा था कहीं पेट में दर्द ही ना हो जाए। ये मालतिया की खुली बेइज्जती थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आने वाले तो चले गए थे, लेकिन सारा मलबा अब सिया पर गिरना था। दिन भर के बर्तन धोकर जिस वक्त सिया थाकी हारी किचन से बाहर निकली, सामने ही मालतिया अपनी तीनों बेटियों के साथ खड़ी थी। बदकिस्मती से विजय कहीं बाहर जा चुका था। कर लिया जो करना था। सिर्फ तेरी वजह से यह सब हुआ है कि मुंह पर इनकार करके चले गए हैं। हमें वो लोग, आखिर तू चाहती क्या है? क्यों मेरी बेटियों के बसे हुए घर बर्बाद करना चाहती है? और जो यह शादी के लिए बची है, उसकी शादी भी नहीं होने देना चाहती। सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। तेरे तेवर, तुम सबको नौकर बनाकर खुद यहाँ मेरे घर पर राज करना चाहती हो। मालतिया की जबान चलना शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरा दिन किस कदर मेहनत की थी। अगर उसकी नंदे बार बार उसे काम करने के लिए किचन से ना बुलाती तो खाना इतना बुरा ना बनता। बस यही बात कहने की उसने गलती कर डाली। मम्मी, कितनी बार तो मुझे छोटी ने किचन से बुलाया था। मैंने उसका फेशियल किया, दीदी के कपड़े प्रेस करके दिए, उनके बच्चों को भी संभाला, पूरे घर की सफाई भी की। किसी ने मेरे साथ मदद नहीं करवाई, इसीलिए जल्दबाजी में खाना ऐसा बन गया। उसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। सिया का इतना कहना था कि मालतिया हक्का बक्का रह गई। उस दिन वाली बात याद आ गई, किस तरह नूतन जी ने सिया की तरफदारी की थी। मालतिया का दिमाग इतना घूमा कि उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ सिया के मुंह पर लगा दिया। वह नाजुक सी थी, पलटकर जमीन पर जा गिरी। कैसे तड़तड़ जबान चलती है! मेरे आगे बेशर्म मेरे ही घर में रहती है, मेरे ही बेटे का दिया खाती है और मुझे आंखें दिखा रही है। मालतिया ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात सिया की कमर पर दे मारी। छोटी ननद पूनम भी मां के साथ खड़ी थी, जिसको अपना रिश्ता ना होने का बेहद गम था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास सिया के ऊपर उवेल दिया। खुद तो महारानी बनी फिरती है घर में और चाहती है मेरी शादी ही ना हो। बदसूरत कहीं की! उसने जलन में सिया की हसीन सूरत को तंज का निशाना बनाया था। और फिर तो जैसे उन सबके हाथ ही खुल गए। पूरे दिन की थकावट और मेहमानों से अपनी बेइज्जती का गुब्बार उन्होंने सिया को मारपीट कर निकालना शुरू कर दिया। सिया थोड़ी डरपोक टाइप की थी। उसे अपनी तरफ से कुछ भी ना बोला गया, न अपना बचाव किया गया। बस खामोशी से जमीन पर पड़ी मार खाती रही और रोती रही। न जाने मालतिया उसे कितनी देर तक मारती रही कि तभी अंदर वाले कमरे से नूतन जी बाहर निकले थे। वह मेहमानों की मौजूदगी में ही अपने कमरे में जाकर सो गए थे। उन्होंने जो मालतिया और उसकी बेटियों को जमीन पर पड़ी सिया को लातों और हाथों से मारते देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो जल्दी से आगे बढ़े। ये क्या हो रहा है? हटो पीछे, क्यों उस गरीब को मार रहे हो? तुम लोग जहालत की भी हद होती है। छोड़ो इसे। उन्होंने लपक कर आगे बढ़कर मालतिया और अपनी बेटियों को पीछे हटाया, जो दीवानों की तरह अपना गुस्सा सिया पर निकाल रही थी। मालतिया तो एकदम पागल हो चुकी थी। वह एकदम नूतन जी से ही उलझ पड़ी। मारने दे मुझे, इसे यह इसी काबिल है, मगर मुझे समझ नहीं आता आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों बार बार इसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं? यह औरतों का मामला है, औरतों को निपटाने दें। मालतिया की बात पर नूतन जी ने एक जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर जाकर, औरतों का मामला नहीं है, ये जहालत का मामला है। अपने आप को देखो, तुम किस पाप कर रही हो? इसका कोई कसूर नहीं है। तुम लोगों ने इससे हद से ज्यादा काम करवाए, जिसकी वजह से खाना खराब हो गया होगा और ईते से इनकार तुम्हारी बेटी के मुंहफट होने की वजह से हुआ है। ये तड़तड़ उनके सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। मैं खुद देख रहा था। इसे नूतन जी मालतिया के साथ रहते रहते अच्छे खासे जवाब देना सीख चुके थे। उन्होंने मालतिया को एक की चार सुना दी। मालतिया एकदम उठी और उनके ऊपर ही पिल पड़ी। यूं लगता था जैसे उसके ऊपर जुनून सवार हो गया हो। नूतन जी थोड़ा सा बौखला गए, मगर वह मर्द थे, उन्होंने भी गुस्सा आ गया। उन्होंने मालतिया को पीछे हटाया
और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। मालतिया हक्का बक्का रह गई थी। खुद नूतन जी भी अपने हाथ उठाने पर शर्मिंदा से हो गए थे, मगर उनकी चारों बेटियों और मालतिया ने इस कदर हंगामा मचाया कि नूतन जी कान लपेटकर अंदर कमरे में चले गए। मगर सिया की तो किस्मत खराब थी कि उसी पल विजय घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने जो अपनी माँ और अपनी बहनों को रोते देखा तो हैरान रह गया। सामने ही किचन के दरवाजे पर सिया खड़ी कांप रही थी। विजय के गुस्से को वो अच्छी तरह जानती थी। वैसे तो वह सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन अगर गुस्से में आ जाता तो फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मालतिया ने विजय को अंदर आते देखा तो और भी जोर से रोने और चीखने चिल्लाने लगी। विजय एकदम लपक कर अपनी माँ के पास गया था। क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? उसने साथ खड़ी बहनों से भी पूछा, जो आंसू बहाने में बिजी थी। माँ को तो रोना ही है ना भाई, इनकी जिंदगी भर की कमाई जो लुट गई है। बड़ी ननद ने नफरत भरी निगाह सिया पर डालते हुए कहा। तो विजय ने चौंकर पूछा, क्या मतलब, कैसी कमाई, क्या हुआ है? बड़ी ननद ने झूठे मोटे आंसू साफ किए और बोली, ये जो तुम्हारी बीवी खड़ी है ना, जो शक्ल से मासूम लगती है, पापा के साथ रंगे हाथों पकड़ा है माने से गलत हरकत करते हुए। और माँ ने जब पापा से सवाल किया तो पापा ने उल्टा माँ को बहुत पीटा। बड़ी नन्नन की बात सुनकर सिया के ऊपर तो ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो फटी फटी निगाहों से उसको को देख रही थी, जो किस कदर बेदर्दी से उस पर इल्जाम लगा रही थी। मालतिया ने भी नजर उठाकर बेटी को देखा, जिसने बहुत ही कमाल से बात बनाकर बाजी अपने हाथ में ले ली थी। उसने और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करते हुए सीने को पीटना शुरू कर दिया। हाय मेरे बेटे, तेरी पत्नी ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, अपने ससुर के साथ ही चक्कर चला लिया। इस कलमुही को शर्म ना आई। मैंने पूछा तो साब मुकर गई। देख कैसे मासूम बनी खड़ी है, और मैंने खुद पकड़ा है इन दोनों को गलत हालत में। यह सुनकर विजय का तो दिमाग ही उलट गया था। वो एकदम सिया की तरह पलटा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सच है? सिया सिया हक्का बक्का खड़ी थी। विजय की इस तरह चिल्लाने पर उसके सोचने समझने की सारी सुध बुद्ध हो चुकी थी। उसे समझना आया कि हमें सर हिलाए या ना में। जबकि विजय लगातार चिल्ला रहा था, तभी मालतिया ने आगे बढ़कर कहा, ये क्या बताएगी, तूने नहीं देखा? जब भी इसके साथ मैं कोई सवाल जवाब करने की कोशिश करती हूँ, किस तरह तेरा बाप बीच में आ जाता है। कभी उसने इस पर शक्ति न करने दी। और आज आज मुझे पता चल ही गया सबके पीछे वजह क्या थी। यह सुनकर विजय का तो दिमाग ही घूम गया था। सोच के मामले में वो वैसे भी कच्चा था। अपने मान और बहनों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता था। वो एकदम पलटा और दंदना आता हुआ बाप के कमरे में जा घुसा। वो शुगर के मरीज थे, दवा खाकर बस लेटने ही वाले थे। बाहर होने वाले तमाम हंगाम से अभी तक अनजान थे। वैसे भी उन्हें ऊंचा सुनाई देता था। शर्म नहीं आती? पापा, आपको बेटी की उम्र की है आपकी, और आपने उसके साथ ही गलत हरकत की। मेरा जी तो चाह रहा है सिया, और आप दोनों को जान से मार डालूं। क्या समझ रखा है मुझे आप लोगों ने कि मेरी नाक के नीचे कुछ भी करते रहेंगे और मुझे पता ना चलेगा? नूतन जी हक्का बक्का बेटे की शक्ल देख रहे थे, जो गुस्से में बेकाबू हो रहा था। तभी बाहर से रोती पीटती मालतिया अंदर आई। बेटा, इन दोनों को ऐसे ना छोड़ना, इनको ऐसा सबक सिखाना कि यह दोनों जिंदगी भर याद रखें कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। लगातार रोते हुए वह विजय का बाजू पकड़े उसे कह रही थी। विजय अपना सर पकड़कर रह गया। इस अचानक आफत पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या ना करे। बाहर खड़ी सिया लगातार कांप रही थी, और फिर विजय ने अपने दिल में एक पक्का फैसला कर लिया। उसने सिया को बाजू को कसकर दबोचा और उसे खींचता हुआ बाहर लेकर आया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालता हूं। लौटकर मेरी जिंदगी में मत आना। अपने दिल, अपने घर से तो निकल चुका हूं। जो कानूनी रिश्ता तुम्हारे साथ बचा है, इसे भी जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तुम्हें तलाक देकर। तलाक का शब्द सुनकर सिया तो अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। फटी फटी निगाहों से विजय की तरफ देखने लगी। तलाक का शब्द सुनकर पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया था, और रोती पीटती मालतिया के दिल को एकदम सुकून आ गया था। पास खड़ी नंदी भी हैरानी से भाई को देखने लगी। उन्हें ही उम्मीद नहीं थी कि वह अभी इसी वक्त सिया को घर से निकाल देगा, यहाँ तक कि उसे
तलाक देने की धमकी भी दे देगा। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि अब उनका काम बन गया है तो उनके लब्बों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मालतिया भी सुकून से हो गई थी। मगर विजय अब कहाँ रुकने वाला था। उसने सिया का बाजू पकड़ा और घसीटते हुए उसे अपने बाप के कमरे तक लेकर आया। इन्हीं के साथ चक्कर चला रही थी ना, तो निकल जाओ अब इन्हीं के साथ घर से बाहर। मेरे घर में तुम जैसे गिरे हुए घटिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। विजय आपे से बाहर हो रहा था। उसने हकका बक्का खड़े नूतन जी का बाजू पकड़ा और सिया और अपने बाप को पकड़कर घर के बाहर तक ले आया। सिया की तो आवाज ही बंद हो चुकी थी, मगर नूतन जी थोड़ा बहुत बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उससे पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा हंगामा मचा रहे हो। मगर विजय ने आओ देखा ना था। आओ अपनी पत्नी सिया और अपने बाप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर खड़े नूतन जी दरवाजा पीटते रहे। सिया तो बेदम सी होकर जमीन पर गिर चुकी थी। अंदर मालतिया बेहद सुकून से थी। उसकी चारों बेटियां हद से ज्यादा खुश थी। ना जाने कब से वह सिया का यही अंजाम देखना चाहती थी। बस पापा के साथ निकल जाने पर उन्हें थोड़ा अफसोस था, मगर बेटियों को बाप से कोई ज्यादा खास लगाव नहीं था। मालतिया ने आगे बढ़कर विजय के माथे पर प्यार करना चाहा, मगर जो आग मालतिया ने लगाई थी वह इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं थी। विजय का पूरा शरीर उस आग में जल रहा था। उसका खून उबल रहा था। वह दीवानों की तरह अपने पूरे घर में चक्कर लगा रहा था। कभी अपने सर पर हाथ मारने लगता, कभी रास्ते में आने वाली हर चीज को उठा उठाकर जमीन पर फेंकने लगता। मालतिया को अंदाजा हो रहा था विजय की गैरत पर वार हुआ है। उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अंदरूनी तौर पर वह खुश थी। विजय के पास जाने लगी, मगर उसी पल न जाने विजय को क्या हुआ। वह दौड़ता हुआ कमरे में गया और बाहर निकला तो उसके हाथ में पिस्तौल थी। मालतिया और उसकी बेटियों के कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि विजय ने पिस्तौल का रुख अपने माथे की तरफ कर रखा था। मैं खुद को गोली मार रहा हूं माँ। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि मेरी आंखों के नीचे मेरे बाप और मेरी बीवी का आपस में चक्कर चलता रहा और मैं समझ ही नहीं पाया। मेरा खून खोल रहा है। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोचकर ही मुझे घिन रही है कि मेरा बाप और मेरी बीवी आपस में ही मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। विजय की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि ये सब देखकर मालतिया हक्का बक्का रह गई थी। बोस का इकलौता बेटा था। विजय से उसे बेहद मोहब्बत थी और यही वजह थी सिया को उसकी जिंदगी में बर्दाश्त ना कर सकती थी। बहनों के भी हाथ पांव फूल गए थे। वह सब विजय को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं होता। विजय भाई प्लीज पिस्टल नीचे रख दे। वो बच्चलन चली गई है। हम आपकी दूसरी शादी करवा देंगे। बहन ने आगे होकर कहना चाहा, मगर विजय ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ट्रिगर पर अपना दबाव बढ़ाया। मालतिया की आंखों के आगे उसकी दुनिया उलट रही थी। अचानक ही वह जोर से बोली, तेरे बाप का और सिया का कोई चक्कर नहीं था बेटे, मुझे माफ कर दे। सिया को मैं घर से निकलवाना चाहती थी। माँ की बात पर यूं लगा जैसे जमीन में कोई कंपन हुआ है। सब कुछ विजय की आंखों के सामने हिल गया था। उसने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा, जो दुपट्टा मुंह पर रखी ससक रही थी। चारों बेटियां भी नजरें झुकाए खामोशी से खड़ी थीं। क्या कहा माँ? आपने दोबारा बोलना? विजय ने पूछा। तो मालतिया रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दे विजय, मुझे नहीं पता था तू इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मैं तो बस सिया को ही घर से निकलवाना चाहती थी, मगर तूने तो अपने बाप को भी निकाल दिया और अब खुद अपनी जान लेने के पीछे पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं था। वह सब कुछ झूठ था। सिर्फ सिया को घर से निकालने की साजिश थी, क्योंकि तुम्हारा बाप बार बार सिया की साड़ लेता था। तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता कि इस घर पर मेरे और मेरी बेटियों के अलावा कोई दूसरा आकर राज करे, लेकिन सिया इस घर की मालकिन बनकर आ गई थी तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए मैंने सिया पर यह इल्जाम लगा दिया। मालतिया की बात पर विजय बेदम सा होकर वहीं जमीन पर गिरता चला गया। ये उसने क्या कर दिया था? एक झूठ के पीछे उसने अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर लिया। उसे शर्मिंदगी हुई कि उसने कैसे अपने बूढ़े बाप पर हाथ उठाया और उन पर इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया।
उसे सिया की याद आई, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह दोनों हाथों में सर गिराकर फूट फूट कर रोने लगा और अचानक ही वह बाहर की तरफ भागा था। उसके दिमाग में लल आया, अभी सिया और उसके पापा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो उन्हें घर लाकर उनसे माफी मांग सकता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकला तो दरवाजे के बाहर ही सिया बेहोश पड़ी थी, जबकि नूतन जी बेहोश पड़ी सिया को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय लपक कर सिया के पास गया था। नूतन जी की आंखों ने दुनिया देखी थी। उन्हें पता था विजय जज्बात में बह गया था। अपनी माँ और अपनी बहनों के गुस्से में बहका नहीं, पर गुस्से में आ गया था। इसीलिए उसने यह सख्त कदम उठाया था। उन्होंने बेटे से कहा, विजय जल्दी से जल्दी सिया को अस्पताल लेकर चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। विजय जल्दी से गाड़ी निकाल कर लाया और फिर सिया को लेकर अस्पताल पहुंचा। सिया की हालत बहुत खराब थी। सिर्फ 2 महीने की ही प्रेगनेंसी थी। वो कुछ ज्यादा ही डर गई थी और डर की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहने लगे, बच्चे का बचना मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं, आपकी पत्नी होश में आ जाए। विजय ने रोते हुए डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। प्लीज डॉक्टर, कुछ करिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने तसल्ली दी, हमको कोशिश कर रहे हैं। पीछे पीछे मालतिया और उसकी चारों बेटियां भी चली आई थीं, जबकि विजय ने उन पर एक नफरत भरी निगाह डालकर उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था। बेटे का यह व्यवहार सल्लाजी के दिल पर जाकर लगा था, लेकिन वह अब क्या कर सकती थी। उसने खुद ही अपने हाथों अपने बेटे को खो दिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर खबर सुनाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी बीवी और आपका बच्चा दोनों बच गए हैं। आपकी बीवी होश में आ चुकी है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। विजय भागता हुआ अंदर गया था। सिया चुप, आप आंखों में आंसू लिए छत को घूर रही थी। विजय ने आगे बढ़कर सिया के हाथों को थाम लिया था। सिया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक पल को भी तुम्हारी वफा पर, तुम्हारी मोहब्बत पर तमान नहीं किया कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे माफ कर दो सिया। मेरी आंखों पर माँ बहन की मोहब्बत की पट्टी छड़ी थी, जो कि अब उतर चुकी है। सिया ने आंसू भरी निगाहों से विजय को देखा। वह विजय से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे पता था विजय कानों का कच्चा है, अपनी माँ बहनों की बातों में आ जाता है, लेकिन आज वह रोते हुए उससे माफी मांग रहा था। और सिया दिल की बहुत साफ और सच्ची थी। वह कैसे विजय को रोते हुए देख सकती थी। उसके हाथों को थामकर वह खुद भी रो पड़ी। मैं आपको माफ करती हूँ। विजय थोड़ी देर में नूतन जी भी अंदर कमरे में आए थे। बहू के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी, जबकि विजय ने अपने बाप से भी माफी मांगी थी। सिया को डिस्चार्ज कराकर दोनों बाप बेटे घर आ गए थे और उन्होंने मालतिया और उसकी बेटियों पर निगाह डालना भी गवारा नहीं किया था। मालतिया और उसकी बेटियों ने रो रो कर भाई और बाप से माफी मांगी थी। उन लोगों ने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन उनके दिल में अब उन लोगों के लिए कोई इज्जत, कोई सम्मान और कोई विश्वास नहीं था। और मालतिया जानती थी कि खुद उसने अपने लिए यह गड्ढा खोदा है, खुद अपने जिंदगी में उसने अंधेरा किया है। इसीलिए अब उसके पास सिवाय आंसू बहाने के कोई दूसरा चारा नहीं था। जबकि विजय सिया का बहुत ख्याल रखने लगा था। उसने अपनी बहनों को भी साफ शब्दों में समझा दिया था कि तुम अपने घर की हो, अपने घर रहा करो। मेरे घर में आकर मेरी पत्नी को परेशान करने की और मेरे घरेलू मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सिया अब बहुत सुकून से, आराम से अपनी जिंदगी विजय की मोहब्बत के साए में गुजार रही थी। मालतिया जी भी अब सिया से कुछ न कहती थी, क्योंकि वह जानती थी वो अपना विश्वास अपने बेटे की नजर में खो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।